क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974। तो इसे हम पढ़ रहे थे, इसका चैप्टर नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं, जो कि रिलेट करता है प्रोडक्शन, द प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। कोर्ट या पुलिस ऑफिसर कोई भी आर्टिकल्स, कोई भी थिंग्स, कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर अपने पास मंगवाना चाहते हैं तो वो क्या प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। अगर किसी प्लेस का सर्च करना है, किसी पर्सन को सर्च करना है, उसके लिए क्या प्रोसीजर एप्लीकेबल होगा, वो सारे प्रोविजंस इसमें हमने पढ़े। इसका लास्ट पार्ट है, ये टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था, जिसका लास्ट पार्ट है सेक्शन 102 से लेकर 105 तक। सिंपल सा है, यानी कि जो चीज़ें ऊपर कवर नहीं हो सकी उनको आज हम यहाँ देखने वाले हैं। ऐसा कोई जो भी आज क्लास में नया है, जो आज फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहा है, तो वो प्रीवियस क्लासेस को मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकता है। सारे सीक्वेंशली डेट वाइज उसमें अपलोडेड हैं वीडियोस, तो आप उनको देख सकते हैं, और कोई भी डाउट्स हो तो आप ग्रुप में उसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो आपको ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अदरवाइज आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, आई विल सेंड यू दैट वन। तो शुरू करते हैं हम लोग सेक्शन 102 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 सीआरपीसी का। ये कहता है पावर ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी। किसी प्रॉपर्टी को अगर जब्त करना है, सीजर में डालना है, यानी कि उसको जब्ती में लेना है। जब्ती से मतलब उसको अपने पोजीशन में रख दिया, और फिर अब कोई जो उसका ओनर है या फिर कोई अदर पर्सन उसमें एंटर नहीं कर सकेगा, उसको लॉक कर दिया जाएगा अंडर द पोजीशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर और द मजिस्ट्रेट और द पर्सन ऑथराइज्ड। तो किसी भी प्रॉपर्टी को सीज करने के लिए पुलिस ऑफिसर के पास में क्या पावर्स होती हैं, ये सेक्शन 102 स्पेसिफाई करता है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें टोटल 3 सबसेक्शंस हैं। फर्स्ट पार्ट कहता है एनी पुलिस ऑफिसर, इसको मैं अंडरलाइन भी करता जाता हूँ जो चीज इंपॉर्टेंट है। एनी पुलिस ऑफिसर मे सीज, तो पहली बात तो यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, एनी पुलिस ऑफिसर। इसका मतलब क्या है, ये कांस्टेबल भी आ जाएगा इसमें, हेड कांस्टेबल भी आ जाएगा, सर्किल इंस्पेक्टर भी आ जाएगा, सब इंस्पेक्टर भी आ जाएगा, एनी वर्ड लिख दिया। अदरवाइज क्या लिखते हैं, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, नॉट बिलो द रैंक ऑफ कांस्टेबल, तो इस तरह से लिखते हैं तो वो फिर स्पेसिफाइड रहता है। बट यहाँ पे लिखा है एनी पुलिस ऑफिसर। ठीक है, फर्दर मे सीज एनी प्रॉपर्टी which may be alleged or suspected to have been stolen। किसी भी पुलिस ऑफिसर को जब लगता है कि ये जो प्रॉपर्टी है, या तो उसको ऐसा संदेह है कि ये चोरी की संपत्ति है, सस्पेक्टेड टू हैव बीन स्टोलन, और इट हैव बीन एलाइज्ड टू हैव बीन स्टोलन, जिसके बारे में कहा गया है कि हाँ ये चोरी की ही संपत्ति है, जिसके बारे में कंफर्म पता है। तो अगर किसी प्रॉपर्टी के बारे में कंफर्म है कि ये चोरी की संपत्ति है तो भी, और अगर उसके बारे में सस्पिशन है, डाउट है, संदेह है कि ये चोरी की संपत्ति हो सकती है, तब भी, दोनों ही सिचुएशन में हर पुलिस ऑफिसर को उसे उस प्रॉपर्टी को सीज करने का पावर है, राइट है। देखिए सेकंड पॉइंट, सच पुलिस ऑफिसर शैल फोर्थविथ रिपोर्ट द सीजर टू ऑफिसर इन चार्ज। अब यहाँ पे बात क्या आई थी, सबसेक्शन नंबर 1 में लिखा था एनी पुलिस ऑफिसर, तो एनी पुलिस ऑफिसर यानी कि कांस्टेबल भी हो सकता है, कांस्टेबल ने, हेड कांस्टेबल ने, जिन्होंने भी उसको अगर सीज तो कर दिया, जस्ट सून आफ्टर दैट सीजर वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन की हमें डेफिनेशन मिलेगी अपने इंटरप्रिटेशन क्लॉज में, सेक्शन 2 में। तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को वो रिपोर्ट करेगा कि मैंने इस जगह पर ये प्रॉपर्टी को सीज किया है बिकॉज आई वाज हैविंग दिस काइंड ऑफ सस्पिशन, या फिर मुझे इस तरह की इंफॉर्मेशन मिली थी, इस वजह से मैंने उस प्रॉपर्टी को सीज किया। तो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को इस बात के लिए इन्फॉर्म किया जाएगा। थर्डली आता है एवरी पुलिस ऑफिसर एक्टिंग अंडर सबसेक्शन 1। तो सबसेक्शन 1 में जो पुलिस ऑफिसर था, सबसेक्शन 1 में कौन था, एनी पुलिस ऑफिसर आ रहा था, तो वो जिसने उस प्रॉपर्टी को सीज किया था, शैल फोर्थविथ रिपोर्ट द सीजर टू द मैजिस्ट्रेट ऑल्सो। तो यहाँ पे सेम वही पुलिस ऑफिसर सबसे पहले क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी को सीज कर देगा। सीज करने के बाद में वो सेकेंडली अपने ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करेगा, उनको रिपोर्ट करेगा, और थर्डली वो मैजिस्ट्रेट को भी उस सीजर के बारे में रिपोर्ट करेगा, इन्फॉर्म करेगा। सिंपल से पॉइंट्स। फिर देखिए फर्दर क्या लिखा है, इफ प्रॉपर्टी सीज्ड कैन नॉट बी कन्वीनियंटली
ट्रांसपोर्टेड टू द कोर्ट। अब कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आसानी से कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता, कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी भी हो सकती है रीजन में भी, और यह ऐसा हो सकता है कि ना वो अर्थ से अटैच्ड वाली प्रॉपर्टी है। तो ऐसी कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें उस प्रॉपर्टी को हम इजी मैनर में कोर्ट में नहीं प्रेजेंट कर सकते, इट मे बी केप्ट, तो ऐसी सिचुएशन में इट मे बी केप्ट इन द कस्टडी ऑफ एनी पर्सन आफ्टर एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड। तो ऐसी सिचुएशन में अब वो पुलिस ऑफिसर अगर वहीं बैठा रहे, जिस पुलिस ऑफिसर ने उस प्रॉपर्टी को सीज किया, अगर वो पुलिस ऑफिसर खुद वहां पे बैठ जाएगा, तो फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को कौन रिपोर्ट करेगा, मैजिस्ट्रेट को कौन रिपोर्ट करेगा। तो इसलिए वो पुलिस ऑफिसर खुद तो वहां नहीं बैठ सकता। दो ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन तो क्या है कि वो उस प्रॉपर्टी को लेके मैजिस्ट्रेट में ले जाके प्रेजेंट कर दे, लेकिन अब यहाँ दूसरी प्रॉब्लम आ गई कि प्रॉपर्टी ऐसी है विच कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड टू द कोर्ट, तो उसको आसानी से आप कोर्ट नहीं ले जा सकते। तो अब क्या करें, तो फिर वो उसके पास में अथॉरिटी है, वो किसी भी पर्सन को उस प्रॉपर्टी के आसपास जो भी व्यक्ति उसको नजर आता है उसको वहां पे उसकी कस्टडी दे देगा उस प्रॉपर्टी की, कि इस प्रॉपर्टी को आप अपनी कस्टडी में रखो, और उससे एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा लेगा। बॉन्ड का मतलब क्या है, उससे एक बंद पत्र भरवा लिया जाएगा जिसमें ये लिखाया जाएगा कि ये प्रॉपर्टी मैं आपको दे रहा हूँ, और जब कभी भी मैं आपसे बोलूंगा आप इस प्रॉपर्टी को लेके मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट होगे, और अगर प्रेजेंट नहीं हो सकोगे तो आप मुझे इन्फॉर्म करोगे, रिपोर्ट करोगे, तो फिर हम मैजिस्ट्रेट को लेके यहाँ पे आएंगे जैसा भी उसको इंस्ट्रक्शन मिलेगा। बट अदर किसी भी पर्सन को, एनी पर्सन को वो ऐसे चीज की कस्टडी दे सकता है आफ्टर एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड। ऐसा विदाउट बॉन्ड दे देगा तो पर्सन ही लेके भाग जाएगा। तो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड, तो बॉन्ड में क्या उस पर्सन का नेम, एड्रेस, आइडेंटिटी सब मेंशन रहता है। फर्दर देखिए, वन प्रोवाइजर इज ऑल्सो देयर, प्रोवाइडेड इफ द सीज्ड प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू नेचुरल डीके। अब ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आई है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी हमने कैप्चर की है जो कि पेरिशेबल नेचर की है, जो कि खराब होने योग्य है ना, सब्जेक्ट टू द नेचुरल डीके, द ओनर इज नॉट, या फिर सेकंड पॉइंट आता है ओनर इज नॉट नोन, एंड थर्ड पॉइंट आता है वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज लेस देन ₹500। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट, जो प्रॉपर्टी सीज की गई है वो प्रॉपर्टी या तो नेचुरल डीके वाली है कि आज आप उसको सीज करके आते हो और कल सुबह जाओगे तो वो खराब हो जाएगी, वो सब बेकार मिलेगा आपको वहां पे। दूसरी सिचुएशन, ओनर इज नॉट नोन, उस प्रॉपर्टी का जो ओनर है, उस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है ये पता नहीं चल पा रहा है। और तीसरी सिचुएशन, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, वो जो संपत्ति है उसकी जो कीमत है वो 500 रुपए से कम की है। द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज लेस देन ₹500। ये 3 सिचुएशन अगर हैं, इट मे बी, तो ऐसी सिचुएशन में क्या पावर दिया है पुलिस ऑफिसर को, इट मे बी सोल्ड बाय ऑक्शन अंडर द ऑर्डर ऑफ एसपी, दैट इज सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो कौन सी 3 कंडीशन याद रखनी है कि वो जो प्रॉपर्टी सीज की गई थी वो अगर नेचुरल डीके वाली है, जो कि अपने आप ही रखे रखे अपने आप खराब हो सकती है ऐसी वाली, या फिर वो उसका ओनर पता नहीं है हमें कि इसका ओनर कौन होगा, या फिर उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो लेस देन ₹500 की है। इन 3 सिचुएशन में उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर देगा पुलिस ऑफिसर, बट अंडर द ऑर्डर ऑफ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ऐसे नहीं खुद ही अपनी इच्छा से। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी के ऑर्डर के इंस्ट्रक्शंस के अंडर में, डायरेक्शंस के अंडर में वो उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर सकेगा। ठीक है, ऑक्शन का मीनिंग आई होप आप लोग जानते होंगे, नीलामी। तो ये था हमारा सेक्शन 102। बढ़ते हैं आगे। किसी भी स्टेज पे किसी को डाउट लगे आप मैसेज कर सकते हैं, बीच में माइक इनेबल करके पूछ सकते हैं। सेक्शन 103 बहुत ही छोटा सा सेक्शन है। क्या लिखा है इसके बारे में, मैजिस्ट्रेट मे डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस। हमने प्रीवियस सेक्शंस में पढ़ा था कि मैजिस्ट्रेट किसी भी प्लेस को सर्च करने के लिए डायरेक्शंस इशू कर सकता है, ऑर्डर्स इशू कर सकता है, और उस प्लेस पे सर्च में जो भी प्रॉपर्टी मिले उसको अपने पास में प्रेजेंट करने के लिए बोल सकता है। वहाँ जो पर्सन मिले उस ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल के पोजीशन में उनको वहाँ प्रेजेंट करने के लिए बोल सकता है। ऐसा सब हमने पढ़ा। सेक्शन 103 में बोलता है मैजिस्ट्रेट अगर चाहे तो ऐसे डायरेक्शंस भी दे सकता है कि इस प्लेस का जो सर्च किया जाएगा, इस प्लेस की जो तलाशी ली जाएगी वो मेरी प्रेजेंस में ही होगी। बस इतनी सी बात है सेक्शन 103 में। मैजिस्ट्रेट मे डायरेक्ट सर्च इन हिज ओन प्रेजेंस, मैजिस्ट्रेट अपनी प्रेजेंस में
अपनी उपस्थिति में उस जगह की तलाशी लेने के लिए डायरेक्शंस दे सकता है। ठीक है, फिर आता है सेक्शन 104 पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट एटसेट्रा प्रोड्यूस्ड। ये पूरा चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, इस पूरे चैप्टर का जो हेडिंग था वो अगर आपको याद हो तो दैट वाज प्रोसेस टू कंपेल द थिंग्स, और उसमें क्या था, मेनली डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। कोई डॉक्यूमेंट अगर कोर्ट अपने पास मंगवाना चाहता है, कोई चीज़ अपने पास में प्रोड्यूस करना चाहता है तो उसके लिए, तो कोई डॉक्यूमेंट जो कोर्ट के सामने प्रेजेंट हुआ, कोर्ट के पास में ये पावर है कि वो उन डॉक्यूमेंट्स को इम्पाउंड कर सकता है, अपने पास में सीज करके रख सकता है, अपने पास में जब्त करके रख सकता है। वो हो सकता है जिस पर्सन से उसको मंगवाया गया है उसको वापस रिटर्न ना करे। नॉर्मली तो यही होता है कि उस डॉक्यूमेंट मंगवाया, उसको कॉग्निजेंस लिया उस डॉक्यूमेंट का, और आफ्टर दैट इट हैज़ टू बी रिटर्न बैक। ठीक है, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशंस अगर ऐसी आती हैं कि जहाँ पे कोर्ट को लगता है दिस डॉक्यूमेंट्स नीड नॉट टू बी रिटर्न बैक, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन it has the power to impound that document produced in that code, document etc मतलब document, article, thing, whatever have been produced, उसे कोर्ट में ही सीज करके रखने का, जब्त कर लेने का अधिकार भी है मजिस्ट्रेट के पास में। ये था हमारा सेक्शन 104। ये 103 104 बहुत छोटे छोटे से, इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कशन जैसा है नहीं। अब सेक्शन 105, ये अच्छा इंटरेस्टिंग भी है और बड़ा भी है सेक्शन, और इम्पोर्टेंट भी है। देखें क्या है, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग प्रोसेसेस। अभी तक हमने जो भी कुछ पढ़ा उसमें दो चीज़ें हमने पढ़ी थी। पहली बात तो ये कि मैजिस्ट्रेट अपने ही जुरिस्डिक्शन में अगर किसी डॉक्यूमेंट का, किसी आर्टिकल का, किसी आइटम का, किसी भी चीज़ का सर्च करना चाहता है, प्रोडिक्शन करना चाहता है, तो क्या प्रोसेस होगा। और हमने ये भी पढ़ा कि अगर वही मजिस्ट्रेट अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर किसी प्लेस को सर्च करने के लिए ऑर्डर दिए हैं तो क्या प्रोसेस रहेगा। तो वो हमने सेक्शन 101 में पढ़ा था कि वो जो आर्टिकल वहाँ से मिलेगी वो इमीडिएटली मजिस्ट्रेट के पास लाई जाएगी, और अगर मजिस्ट्रेट दूर है तो फिर जो नियर बाय मजिस्ट्रेट होगा जिसका जुरिस्डिक्शन बनता है उसके सामने प्रेजेंट की जाएगी। वो 101 में पढ़ा था, वो आप प्रीवियस वाले सेक्शंस को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। अब बात आती है कि कोई ऐसी आर्टिकल, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट which is beyond the territories of the country, जो ऐसा टेरिटरी जहां पे आईपीसी एप्लीकेबल नहीं है। अब आईपीसी एप्लीकेबल कहां पे है उसके लिए हमने पढ़ा है, सेक्शन 1 में वो स्पेसिफाइड है दैट सीआरपीसी कहाँ पे एप्लीकेबल है। तो सीआरपीसी के लिए हमने पढ़ा है, सेक्शन 1 में स्पेसिफाइड है सीआरपीसी एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड द ट्राइबल एरियाज स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 6। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो आप इसको जो दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। जिसके माइंड में गलती से भी अगर जम्मू एंड कश्मीर आ रहा हो तो उसको एलिमिनेट कर देना। जम्मू एंड कश्मीर का वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया, अब तो वो प्रॉब्लम में है ही नहीं। अब तो सीआरपीसी एप्लीकेबल होता है पूरी तरह से जम्मू एंड कश्मीर पे भी, आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वो पूरी तरह से उस पर भी एप्लीकेबल होता है। लेकिन दो चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जहाँ पे आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होता है। पहला स्टेट ऑफ नागालैंड, और दूसरा द ट्राइबल एरियाज ऑफ असम एज स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 6। ये दो जगह ऐसी हैं जहाँ पे आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होता है। और उसके अलावा भी कुछ ऐसे प्लेसेस होंगे, मीन्स इंडिया के बाहर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी अगर आईपीसी एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, दूसरा कंट्री अगर हो गया वहाँ पे आईपीसी एप्लीकेबल ऑब्वियसली नहीं होगा। वहाँ पे अगर कोई सर्च करना है, वहाँ से कोई डॉक्यूमेंट सम्मन करवाना है, वहाँ पे किसी पर्सन के लिए के अरेस्ट के लिए वारंट करना है, ऐसा सब कुछ भी होगा। तो उसके लिए क्या अरेंजमेंट्स हैं वो हम सेक्शन 105 में पढ़ते हैं। ये हेडिंग से आपको समझ में आ जाएगा। हेडिंग देखो आप क्या लिखा है 105 का, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग प्रोसेसेस के, यानी कि ये जो प्रोसेसेस हमने पढ़े थे कि डॉक्यूमेंट को मंगवाने के लिए, किसी पर्सन को प्रोड्यूस करवाने के लिए, उन सब के लिए रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स क्या है कि जहाँ पे ये ये सीआरपीसी एप्लीकेबल नहीं होता है, तो जहाँ पे सीआरपीसी एप्लीकेबल नहीं होता है वहाँ पे हम कैसे इसको एप्लीकेबल करवाएंगे, उसके कंसर्न में आ रही रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। बहुत सिंपल और ईजी है, सिर्फ थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। पहला पॉइंट, वेयर अ कोर्ट इन द सेड टेरिटरीज डिजायर्स दैट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके माइंड में ये क्लियर कर देता हूँ, ये जो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे सेड टेरिटरीज,
ये सेट टेरिटरीज का क्या मतलब है, तो इसके लिए हमने नीचे लिखा हुआ है सेट टेरिटरीज के लिए, ये देखिए रेड कलर में लिखा हुआ है। सेट टेरिटरीज का मतलब है कोर्ट इन द टेरिटरीज टू विच दिस कोड दैट इज सीआरपीसी एक्सटेंड्स। ऐसे टेरिटरीज, ऐसे बाउंड्रीज जहां पे सीआरपीसी 1973 एक्सटेंड होता है, अप्लाई होता है, उन टेरिटरीज को हम बोलेंगे सेड टेरिटरीज। और कौन सी वो टेरिटरीज है, मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड द ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, वो मैंने आपको अभी भी एक्सप्लेन किया। बाकी पूरे होल ऑफ इंडिया पे सीआरपीसी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट लिखा है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर देते हैं अपन, स्क्रॉल डाउन कर देते हैं और जी, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा है वेयर अ कोर्ट इन द सेट टेरिटरीज डिजायर्स, जो हमारे ही कंट्री में जहां पे सीआरपीसी एप्लीकेबल हो रहा था उस एरिया की कोर्ट अगर चाहती है, क्या क्या चाहती है, तो उसके बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। टू सम्मन टू एन अक्यूज्ड पर्सन, किसी पर्सन को सम्मन करना चाहती है, या फिर कोई वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करना चाहती है किसी एक पर्सन के अगेंस्ट में या किसी डॉक्यूमेंट के लिए। अ सम्मन्स टू एनी पर्सन रिक्वायरिंग डॉक्यूमेंट, किसी पर्सन को सम्मन करना चाहती है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, या किसी प्लेस का सर्च वारंट इशू करना चाहती है, ठीक है। सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 105 बोलता है कोई भी ऐसी कोर्ट जो कि सेड टेरिटरीज की है, ऐसी टेरिटरीज के जहाँ पे सीआरपीसी एप्लीकेबल होता है, ऐसी टेरिटरीज की कोई कोर्ट अगर किसी पर्सन को सम्मन करना चाहती है, पर्सन अक्यूज्ड को, या किसी के अरेस्ट वारंट इशू करना चाहती है, या फिर किसी पर्सन को डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए सम्मन करना चाहती है, या फिर किसी प्लेस का सर्च वारंट इशू करना चाहती है, इन 4 पर्पसेस से issued by it shall be served or executed at any place। तो इन 4 पर्पसेस से अगर कोर्ट कुछ भी इशू करती है, यानी सम्मन फॉर द पर्सन, वारंट टू अरेस्ट, सम्मन फॉर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और द सर्च वारंट, ये 4 चीजें जब सेट टेरिटरी की कोर्ट इशू करेगी तो उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा ये आगे मेंशन है, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे, कैसे होगा इन चारों चीजों का एग्जीक्यूशन, उसके लिए हमारे पास में 1 2 3 करके कुछ पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं टोटल, तो उनको देखते हैं हम। सबसे पहला, विद इन द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट ऑफ इन एनी स्टेट इन इंडिया आउटसाइड द सेड टेरिटरीज। समझिए इस पॉइंट को जो मैंने अंडरलाइन किया, क्या लिखा है। पहले तो ये बता दिया कि कौन सी कोर्ट ने ये चीज इशू की है, द कोर्ट ऑफ द सेड टेरिटरी ने, ठीक है। क्या क्या इशू किया है, सम्मन फॉर द पर्सन, वारंट फॉर द अरेस्ट, सम्मन फॉर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड फोर्थ इज सर्च वारंट। ये 4 चीजें अगर इशू की हैं, किसने इशू की है, सेड टेरिटरी की कोर्ट ने। अब बात आती है कि इनका एग्जीक्यूशन कैसे किया जाएगा, तो एग्जीक्यूशन के लिए 2 कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन तो दी है कि एग्जीक्यूशन कर तो इंडिया में रहे हैं, ठीक है, विद इन इंडिया है, लेकिन इंडिया के ऐसे टेरिटरीज में कर रहे हैं जहां पे सीआरपीसी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कौन सी ऐसी प्लेसेस जहां पे सीआरपीसी एप्लीकेबल नहीं होता है, स्टेट ऑफ नागालैंड एंड द ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, शेड्यूल ट्राइबल एरियाज ऑफ असम स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन एरियाज में उसका एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे वो यहाँ पे लिखा है, दैट इज इट मे सेंड सच समन्स, इट may send such summons or warrant in duplicate by post। तो ऐसे सम्मन या फिर ऐसे वारंट को वो डुप्लीकेट कॉपी में बाय पोस्ट सेंड करेगी टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ दैट कोर्ट टू बी सर्व्ड। जिस एरिया में वो सम्मन सर्व किए जाने हैं उस एरिया के कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बाय पोस्ट इन डुप्लीकेट वो सेंड किए जाएंगे, एज इफ the presiding officer of the court to whom it is sent were a magistrate of the said territory। और ठीक उसी तरीके से भेजे जाएंगे जैसा कि अगर हमारे जिस एरिया में सीआरपीसी एप्लीकेबल हो रही थी उस एरिया के किसी मैजिस्ट्रेट को भेजते, बिल्कुल उसी फॉर्म में उन एरियाज में भेज दिए जाएंगे जहां पे सीआरपीसी एप्लीकेबल नहीं हो रही है, ठीक है। दोबारा से एक बार बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बोलता हूँ, राजस्थान के
किसी एक मैजिस्ट्रेट को कोई एक सम्मन इशू करना है, वारंट इशू करना है, कहाँ पे, नागालैंड में, तो राजस्थान का वो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, उन सम्मन्स को, उन वारंट्स को इन डुप्लीकेट बाय पोस्ट नागालैंड के उस कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ठीक उसी तरह से भेजेगा जैसा कि वो राजस्थान के किसी अदर कोर्ट में भेजता। बस सिंपल सी ये बात लिखी है, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए, इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में तो लिखा था तो इंडिया के अंदर में, लेकिन इंडिया में भी कुछ प्लेसेस ऐसी थी जहाँ पे सीआरपीसी एप्लीकेबल नहीं हो रहा था इसलिए। और अब सेकंड पॉइंट में तो लिख रहा है इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया। तो इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया में अगर वो सम्मन्स और वारंट्स का एग्जीक्यूशन करना है तो वो कैसे करेंगे, सो इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट with the government of such country, it may send such summons or warrant in duplicate in such form directed by such court for transmission as the central government may notify by notification specify in this behalf। तो सबसे पहली बात तो ये कि ऐसे कंट्री के साथ में हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी तो होनी चाहिए। अगर उस कंट्री के साथ में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है तो फिर तो कुछ भूल जाओ, ठीक है, फिर तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अगर उस कंट्री के साथ में हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है तो फिर ऐसे सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट ही अरेंजमेंट करेगी। क्यों? क्योंकि कंट्री के बाहर की बात है, कंट्री के अंदर था जब तक तो हमने सब संभाल लिया, लेकिन कंट्री के बाहर की बात है तो अरेंजमेंट्स कौन करेगा, द अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ सच कंट्री। तो हमारे कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट उस कंट्री के सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में अरेंजमेंट्स फॉर्म करेगी कि हम आपके कंट्री में सम्मन सेंड करना चाहते हैं, वारंट सेंड करना चाहते हैं, और फिर डायरेक्शंस आएंगे कोर्ट के पास में फॉर द ट्रांसमिशन, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा भी नोटिफिकेशन के थ्रू स्पेसिफाई करेगी, ठीक है, जैसा भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन जैसा भी स्पेसिफाई करेगी उसी मैनर में उन सम्मन्स और वारंट्स को सेंड किया जाएगा। फिर से बता देता हूं, ऐसी टेरिटरीज जहां पे सीआरपीसी एप्लीकेबल होता है, ऐसी टेरिटरी की कोई कोर्ट अगर सम्मन्स वारंट इशू करना चाहती है, कहां पे, या तो ऐसी जगह पे जो कि है तो इंडिया का पार्ट लेकिन वहां पे सीआरपीसी एप्लीकेबल नहीं है तो क्या प्रोविजन होगा, और या फिर ऐसी प्लेस पे जो कि इंडिया का पार्ट ही नहीं है तो क्या प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। तो जो इंडिया का पार्ट है लेकिन सीआरपीसी एप्लीकेबल नहीं है, ऐसी जगह पे अगर सम्मन्स और वारंट इशू करने हैं तो उसके लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक उसी तरह से सेंड किए जाएंगे डुप्लीकेट में बाय पोस्ट, ठीक उसी तरह से सेंड किए जाएंगे जैसे कि हम अपने सेट टेरिटरीज में करते हैं। और आउटसाइड इंडिया अगर करना है, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन द अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ सच कंट्री। उस कंट्री के गवर्नमेंट के साथ में हमारी गवर्नमेंट अरेंजमेंट सेट करेगी, क्रिएट करेगी, और आफ्टर दैट सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ दैट हाउ दीज हैज टू बी एग्जीक्यूटेड। ये था हमारा सेक्शन 105 का सब सेक्शन 1, ठीक है। बड़ा जरूर है लेकिन सिंपल है, अगर उसको थोड़ा सा ब्रेक करके आप पढ़ें तो डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। कोई डाउट हो तो आप बीच में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जी सर, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट में ये सेंट्रल गवर्नमेंट में जो नोटिफिकेशन भेजेगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट के किस मतलब होम मिनिस्ट्री में होगा या फिर जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में होगा? एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ। अच्छा, देखिए सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है, वेयर अ कोर्ट इन द सेट टेरिटरीज। अब सेट टेरिटरीज मेरा ख्याल है आप लोगों के माइंड में सेट हो चुका होगा। सेट टेरिटरीज का मतलब है पूरे इंडिया का ऐसा पार्ट जहां पे सीआरपीसी एप्लीकेबल है। तो पूरे इंडिया में सिर्फ 2 जगहों को छोड़ के सीआरपीसी पूरे होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है। वो 2 जगह कौन कौन सी हैं? एक है वो दैट इज स्टेट ऑफ नागालैंड, दूसरा है द ट्राइबल एरियाज ऑफ असम स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 6। ठीक है, ये बात सारी अपने सेक्शन 1 ऑफ सीआरपीसी में लिखी हुई है, आप उसको पढ़िएगा। सो वेयर अ कोर्ट इन द सेट टेरिटरीज हैज रिसीव्ड, सबसेक्शन नंबर 1 में क्या हुआ था, वो भेजना चाह रहे थे। सबसेक्शन नंबर 2 में क्या हो गया, अब हमें रिसीव हो रहा है। ठीक है, हैज रिसीव्ड फॉर द सर्विस, क्या रिसीव हो रहा है, वही 4 चीजें,
summons for an accused person, वारंट ऑफ द, ये यहाँ पे मिसप्रिंट है थोड़ा, इसको आप सही करके पढ़ना, अ वारंट फॉर द अरेस्ट, अ सम्मन्स टू एनी पर्सन रिक्वायरिंग डॉक्यूमेंट, अ सर्च वारंट। वही चार चीजें जो हम भेज रहे थे, वही चार चीजें अब हमें रिसीव हो रही हैं, ठीक है। और इशू किसने किए हैं? इशूड बाय। तो इशूड बाय के लिए लिख रखा है कि ये इशू किए हैं अ कोर्ट इन एनी स्टेट इन इंडिया आउटसाइड द सेट टेरिटरी, यानी कि इस बार इशू किया नागालैंड ने और द ट्राइबल एरियाज ऑफ असम ने, उनमें से किसी ने किया है तो। एंड या फिर अ कोर्ट इन अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का मतलब है विच इज हैविंग अंडर द एक्सट्रेडिशन ट्रीटी, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? इट शैल कॉज द सेम टू बी सर्व्ड और एग्जीक्यूटेड एज इफ इट वर अ समन्स और वारंट रिसीव्ड बाय इट फ्रॉम अनदर कोर्ट इन द सेट टेरिटरीज। तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर किसी ऐसे जगह से आए हैं जो कि इंडिया का पार्ट है लेकिन उस पर सीआरपीसी एप्लीकेबल नहीं थी, वहां से आए हैं तो भी, और या फिर किसी ऐसे कंट्री से आए हैं जिसका हमारे साथ में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है जो कि कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में है, तो उसके भी, दोनों का ही हम एग्जीक्यूशन ठीक उसी तरह से करेंगे जैसा कि हम अपने एरिया के किसी अदर कोर्ट से आए होते तो करते। कितना सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वाली चीज़ नहीं है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ चैप्टर 7 ऑफ सीआरपीसी, जिसमें सेक्शन 91 से लेकर और 105 तक हमने पूरी तरह से कंप्लीट किया। किसी भी तरह का कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अगर है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज 5 मिनट का समय में और लेके, एक डाउट पूछा गया था लोपामुद्रा की तरफ से आईपीसी से रिलेटेड, उसे मैं बिल्कुल लूंगा अभी, है ना। और कोई जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा इससे रिलेटेड किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज अब से ठीक 5 से 7 मिनट बाद हमारी इंडियन एविडेंस एक्ट की क्लास होगी। चलिए तो फिर एक डाउट ले लेते हैं आईपीसी से रिलेटेड। आईपीसी में आपको ध्यान है, इंडियन पिनल कोड 1860 में एक टर्म है रॉन्गफुल गेन जो कि सेक्शन 23 में स्पेसिफाइड है, और एक टर्म है थेफ्ट जो कि सेक्शन 378 से लेकर 382 तक का स्पेसिफाइड है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये था कि रॉन्गफुल गेन और थेफ्ट में क्या डिफरेंस है, तो उसके लिए मैंने बिल्कुल शॉर्ट समरी यहाँ पे बना के लिखी है, उसको हम एक बार ध्यान देते हैं क्या लिखा गया है। तो देखिए, सबसे पहले रॉन्गफुल गेन को देखें। रॉन्गफुल गेन जो कि चैप्टर नंबर 2 ऑफ आईपीसी में डिफाइंड है अंडर सेक्शन 23, क्या लिखते हैं उसके लिए? इट हैज बीन रिटन हियर एज wrongful gain is gain by unlawful means of the property to which the person gaining is not legally entitled। ये डेफिनेशन लिखी है रॉन्गफुल गेन के लिए, जिसके कुछ पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स आपको क्या नजर आ रहे हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे गेन ऑफ द प्रॉपर्टी होना चाहिए, और वो गेन अनलॉफुल मीन्स के थ्रू होना चाहिए, एंड वो पर्सन जिससे हमने वो लिया है, जिस पर्सन ने उसको लिया है, वो उस प्रॉपर्टी का एंटाइटलमेंट उसके पास नहीं होना चाहिए, ओनरशिप उसके पास नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो अनलॉफुल मीन्स के थ्रू पर्सन एक्वायर कर लेगा, ले लेगा, जिस पे उसका खुद का अधिकार नहीं है, उस प्रॉपर्टी को अगर वो अनलॉफुल मीन्स के थ्रू ले लेगा तो उसको हम रॉन्गफुल गेन कहेंगे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखने वाले हैं वो क्या? सबसे पहला तो कि यहाँ पे वर्ड लिखा है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी वर्ड लिखने का मतलब यह है दैट इट इंक्लूड्स मूवेबल एंड इमूवेबल बोथ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए भी अप्लाई होगा रॉन्गफुल गेन, जो कि चल संपत्ति है, ठीक है, उसके लिए भी अप्लाई होगा। और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अटैच टू द लैंड है, ठीक है, जो अचल संपत्ति है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाई नहीं जा सकती, विच इज अटैच टू द अर्थ, वो उस पर भी एप्लीकेबल होगा ये रॉन्गफुल गेन, ठीक है। दूसरी बात, अनलॉफुल मीन्स के थ्रू होना चाहिए। अगर लॉफुल मीन्स के थ्रू आप कोर्ट के थ्रू प्रोसीडिंग्स करवा के ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अनलॉफुल मीन्स के थ्रू होना चाहिए, और वो प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है, आपकी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। और ये मेंशन है किसमें? ये मेंशन है सेक्शन 23 ऑफ आईपीसी में। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेक्शन 23 में किसी तरह का कोई पनिशमेंट स्पेसिफाइड नहीं है, सिर्फ ये बता रखा है कि रॉन्गफुल गेन किस चीज को कहेंगे, क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन क्लॉज का पार्ट है। इसके बाद जब हम बात करें थेफ्ट की, तो थेफ्ट की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 378 में, 379 में उसका पनिशमेंट बता रखा है, फिर 380, 381, 382 दीज आर द एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट। तो 378 से 382 पूरा थेफ्ट से कवर होता है। इसमें देखिए क्या है मेंशन पर्टिकुलरली, whoever
डेफिनेशन पढ़ रहा हूं मैं, ब्लू में लिखी हुई है। whoever intending to take dishonestly any movable property, यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, इस चीज को ध्यान देना आप, यहाँ पे इन्होंने पर्टिकुलर स्पेसिफाई किया है कि कौन सी प्रॉपर्टी की बात हो रही है थेफ्ट में, सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है थेफ्ट में, और जबकि रॉन्गफुल गेन में हम मूवेबल और इमूवेबल दोनों को इंक्लूड कर रहे थे। सो whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession ऑफ एनी पर्सन, यहाँ पे प्रॉपर्टी को पर्सन के पोजीशन से बाहर ले जाना भी जरूरी है, आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट। अब पर्सन के कंसेंट से ले जाओगे तो थोड़ी ना उसको थेफ्ट बोलेंगे, चोरी तो तभी बोलेंगे पर्सन की कंसेंट के बिना होगा। मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग इज सेड टू कमिट थेफ्ट। अब बात आती है इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। सबसे पहला डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए, अगर आप गुड फेथ में कर रहे हैं तो फिर वो थेफ्ट नहीं होगा, और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल नहीं होगा। मूवेबल का मतलब जो कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सके, ठीक है। उसके बाद ये समवंस पोजीशन से ले जानी चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई कोई आप सड़क से जा रहे थे और सड़क पर कोई चीज आपको पड़ी हुई मिली और उसको आपने उठा के अपनी जेब में रख लिया, तो उसको आप थेफ्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि वो आप किसी के पोजीशन में से थोड़ी ले रहे हैं, वो तो सड़क पर रखी हुई थी, पड़ी थी बिना किसी के पोजीशन के, ठीक है। तो समवंस पोजीशन में से होनी चाहिए, विदाउट कंसेंट होनी चाहिए, कंसेंट से लोगे तो भी थेफ्ट नहीं होगा, और मूवमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी होना चाहिए, उस प्रॉपर्टी का मूवमेंट होना चाहिए उस जगह से दूसरी जगह पे, यानी आप अपने साथ उसको कहीं लेके जाएं। ये सारी चीजें थेफ्ट के इंग्रेडिएंट्स में कवर होती हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि थेफ्ट का पनिशमेंट सेक्शन 379 में स्पेसिफाइड है कि इम्प्रिजनमेंट up to, it may be of rigorous imprisonment, it may be a simple imprisonment up to 3 years or with fine or with both। यानी कि थेफ्ट के लिए पनिशमेंट भी स्पेसिफाइड है, जबकि रॉन्गफुल गेन के लिए कोई पनिशमेंट स्पेसिफाइड नहीं था। रॉन्गफुल गेन हर तरह की प्रॉपर्टी पे अप्लाई होता था, लेकिन थेफ्ट सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी पे ही अप्लाई होगा। थेफ्ट रॉन्गफुल गेन में जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी अनलॉफुल मीन्स, ठीक है, अनलॉफुल मीन्स। और जो थेफ्ट के अंदर है वो है डिसऑनेस्ट इंटेंशन। थेफ्ट के अंदर इंटेंशन इंपॉर्टेंट है और रॉन्गफुल गेन में अनलॉफुल मीन्स इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा मैं आपको स्पेसिफाई करूं कि मेन इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, तो देखिए ये जो बॉक्स में मैंने येलो कलर में लिखा है कि जो रॉन्गफुल गेन है वो रॉन्गफुल गेन तो आपका थेफ्ट के थ्रू भी हो सकता है, कोई चोरी की तो, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन के थ्रू भी आपको रॉन्गफुल गेन हो सकता है। गेन का मतलब क्या है, हमें लाभ होना। रॉन्गफुल गेन का क्या मतलब है कि गलत तरीके से लाभ होना। तो गलत तरीके से लाभ तो चोरी से भी हो सकता है, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन से भी हो सकता है, किसी को फ्रॉड करके भी हो सकता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के थ्रू भी हो सकता है, कोएरेशन के थ्रू भी हो सकता है, किसी को धोखा देके, किसी को डरा धमका के, जोर जबरदस्ती से, दबाव डाल के। गेन तो किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन हर तरह के रॉन्गफुल गेन को हम थेफ्ट तो नहीं कह सकते, ठीक है। और जहां बात करें पनिशमेंट की, तो थेफ्ट के लिए पनिशमेंट अलग है, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन के पनिशमेंट अलग है, फ्रॉड के लिए पनिशमेंट अलग है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए अलग पनिशमेंट है, कोएरेशन के लिए अलग पनिशमेंट है। तो रॉन्गफुल गेन तो सिर्फ एक आपको परव्यू दे देता है, ओवरव्यू बता देता है कि किस सिचुएशंस को हम रॉन्गफुल गेन कहेंगे, गलत तरीके से पाया हुआ लाभ कहेंगे, और फिर उसकी अलग अलग कैटेगरीज बनती हैं, जो कि थेफ्ट भी हो सकता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी हो सकता है, डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती है। मेरे ख्याल है ये पॉइंट आपको क्लियर हो पाया होगा। जी सर। चलिए, तो मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ क्लास को। जस्ट आफ्टर दिस आपको सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन करना है। सर आप कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास कब लेंगे? मैं जल्दी ही प्लान करूंगा वेदिका, सून आई विल प्लान फॉर दैट ऑल्सो, है ना, जल्दी प्लान करूंगा। तो जस्ट सेम लिंक से आपको 2 मिनट्स के बाद में वापस रिज्वाइन कर लेना है इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए। ओके, थैंक यू।